Hello students, in today's video we are going to do English Kumar Bhati class 9 lesson number 2.4. Name of the lesson is The Fall of Troy. Okay, this lesson is based on Greek mythology. Okay, जैसे हमारे इंडियन मैथोलॉजी में आपने पढ़े हैं रामायण महाभारत बुक्स पढ़े हैं ना, उसी के जैसे ग्रीक में जो बुक्स हैं इलियाड ओडेसी, उसके ऊपर जो ये स्टोरी है इट इज़ बेस्ड ऑन दोज एपिक्स. सो दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय. लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 1. Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. जो शुरू में एपिक्स थे, अपने रामायण महाभारत या कोई भी एपिक है, वो पहले लोग जो हैं सॉन्ग के फॉर्म में बनाते थे, गाते थे, और क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे वो पोएम्स के फॉर्म में वो स्टोरी पास ऑन होती जाती थी. कई सालों तक वो सिंगिंग के फॉर्म में ही चल रहा था. उसके बाद एक्चुअली उन्होंने बुक्स में ये स्टोरीज़ लिखना चालू किया. एपिक्स क्या होते हैं? जो एंशिएंट मैथोलॉजी है, यानी वी रियली डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट जो स्टोरी है रामायण महाभारत की, आपको अपनी मम्मी ने बताई होगी, मम्मी को अपनी दादी ने बताई होगी, उसको उसकी मम्मी ने, तो ऐसे ही जनरेशन से जनरेशन में पास ऑन होती जाती है. द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर द रामायण एंड द महाभारत, एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey. Just as in Indian literature we go back to stories from the Ramayana and Mahabharata. I am sure everybody must be knowing Indian जो भी दो फेमस एपिक्स है रामायण महाभारत, तो वैसे ही ग्रीक के हैं the Iliad and the Odyssey. Okay. So in the literature of Western countries they go back to the Iliad and Odyssey. Just as children all over India know the names of the stories of Ram and Sita, Yudhishthir and Arjuna and Draupadi, so children in Western countries know the names of Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojans fought for 10 long years. अभी जैसे आपको रामायण महाभारत में जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरीज़ जिसके ऊपर हैं, राम सीता युधिष्ठिर अर्जुन, आई एम श्योर आपको पता होगा. तो हम बच्चों को ये सब बताते हैं कि राम कौन था, सीता कौन थी, युधिष्ठिर कौन था. तो वहाँ पे भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वहाँ पे उनके बच्चों को जो इलियाड ओडेसी जो बुक्स हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, हेक्टर, हेलन ऑफ ट्रॉय, उनके बारे में बताया जाता है. अचलीस, ओडिशस, और हेलन जो थी बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, वुमेंस वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और उसकी वजह से, ये लेडी की वजह से ग्रीक और ट्रोजन के बीच में लड़ाई हुई थी. कि ये लेडी जैसे हम लोगों के रामायण में सीता के ऊपर, महाभारत में द्रौपदी के ऊपर, ब्यूटीफुल लेडीज़ को पता, इनको भी ग्रीक एंड ट्रोजन्स के बीच में लड़ाई हुई थी. और वो लड़ाई कितने 10 साल तक चली थी. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल लेडी जिसका नाम था हेलन. Nobody knows for certain who the author of these early epics is. It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form. अभी किसी को भी पता नहीं कि ये बुक्स एक्चुअली लिखे किसने, ये एपिक्स लिखे किसने, बट लगता है कि ऐसे समझा जाता है कि वो अपने आप ही नेशन में वो स्टोरीज़ डेवलप हो गई, और एक सिंगर ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को देते गए, और ऐसे ही इनको फाइनल टच मिला. इट इज़ बिलीव दैट द इलियाड एंड ओडिसी वर कंपोज्ड एंड रिसाइटेड बाय अ ब्लाइंड पोएट नेम्ड होमर, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. This wandering singer has been honored through the ages not only in Greece but in all Europe as the father of European poetry. अभी किसी
ऐसे माना जाता है कि ये जो दो बुक थे, इलियाड एंड ओडिसी, वो जो पोएम के फॉर्म में कंपोज किया था या गाया था, तो वो पोएट था होमर। कि ऐसे माना जाता है कि होमर पोएट था जिसने ये सब कंपोज किया और गाया। एंड वे कभी रहते थे 900 बिफोर क्राइस्ट, ये जो थे रहते थे। और ये क्या करते थे, एक ग्रीक सिटी में, विलेज में से दूसरे में जाते थे और ये बुक्स जो हैं सिंग करते रहते थे, पोएम्स के फॉर्म में ये सब सिंग करते रहते, और लोग उनको घर में आने देते थे, उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करते थे। और ये जो था ब्लाइंड पोएट था, और ये गाते गाते एक घर से दूसरे घर, और नॉट ओनली इन ग्रीस बट यूरोप में भी जाते रहते थे और ये गाते रहते थे। और उनको बोला जाता था ही इज़ फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। नाम क्या था इसका? होमर उनका नाम था, जो कि ब्लाइंड पोएट थे। ऐसे माना जाता है कि उन्होंने इनका कंपोज किया उसको, पोएम्स को, इलियाड एंड ओडिसी के जो एपिक्स को पोएम के फॉर्म में सिंग करते रहते थे। द इलियाड इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from Aegean to Black Sea. It was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy, carrying goods and grain. अभी ये जो था स्टोरी, ये जो है इलियड का जो बुक है उसकी जो स्टोरी है, इलियम या ट्रॉय सिटी था उसके ऊपर है। वो सिटी बहुत रिच था, रिच यानी इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग। वहाँ पे वो क्योंकि सी के बाजू में था ये सिटी, तो शिप के दौरान गुड्स, ग्रेन्स ये सब लेके जाया करते थे और ट्रेडिंग होती थी। सो इट वाज अ गुड सेंटर ऑफ ट्रेडिंग, और इसके लिए वो बहुत ही रिच सिटी था। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। द वैलीज अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, with corn growing in the fertile fields and cattle feeding on the rich grass of meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. अब ये जो सिटी था उसके आगे साइड तो सी था, बट उसके बैक साइड में जो था माउंट ईडा, कि माउंट ईडा उसकी पीक में से बहुत सारे रिवर्स, स्ट्रीम्स फ्लो होती थी, वैलीज थी, हिल्स के बीच में वैलीज थी, और वहाँ पे जो ज़मीन थी बहुत ही फर्टाइल, यानी बहुत कुछ ग्रो होता था, क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छे से मिल रहा था, तो इसके लिए लैंड जो थी फर्टाइल थी। वहाँ पे कॉर्न ग्रो होता था, कैटल यानी भेड़ बकरियाँ वहाँ पे चरने के लिए ग्रास में जाते थे, ग्रास भी बहुत रिच था। मेडोज़ यानी लॉन, ग्रीन ग्रास वाला लैंड, वहाँ पे जो थे भेड़ बकरियाँ भी चराने के लिए लोग लेके जाते थे। वाइल्ड शीप फेड ऑन द स्लोप्स, और जो शीप थी उनके हिल का जो स्लोप था वहाँ पे उनको फीड किया जाता था, खाना दिया जाता था। तो इन ऑल दिस सिटी वॉज वेरी प्रॉस्पेरस, पानी भी अच्छा था, ट्रेडिंग अच्छा था। सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। व्हाट वाज द नेम? ट्रॉय, सिटी ऑफ ट्रॉय। ये कौन से बुक की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं? इलियाड बुक, एपिक। राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ strong wall so that no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open and the people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attacks, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. अभी ये जो था सिटी, जो था ट्रोजन का जो सिटी था, उसके अराउंड में ट्रोजन यानी वहाँ के ट्रॉय सिटी के रहने वालों को बोल रहे ट्रोजन्स। ट्रोजन ने अपने सिटी के बाहर एक बड़ी सी वॉल बनाई थी, स्ट्रॉन्ग वॉल। क्यों बनाई थी? कि जैसे भी कोई भी एनिमी उनके शहर के अंदर, उनके सिटी के अंदर नहीं आ सके। वो जो वॉल थी काफ़ी बड़ी और ब्रॉड थी, इतनी ब्रॉड कि पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक, यहाँ पे खड़े रह सकते थे, बैठ सकते थे, जा सकते थे। ऐसी ब्रॉड वॉल बनाई थी। और वो जो था उनकी बड़ी सी गेट थी, जहाँ से बाहर जाके उनको सी पे एंजॉय कर सकते। बाहर क्या था? सी शोर था।
तो उनको जब भी मन करता था बाहर चले जाते थे, बड़ी गेट में से सी शोर पे जाके बैठेंगे, एंजॉय करेंगे जब उनको मन किया, और वापस आ जाते थे। और जब भी लड़ाई का टाइम होता था, वॉर का टाइम होता था, तो ये लोग ये सब गेट्स बंद रखते थे। लड़ाई के टाइम पे ये लोग ये सब गेट बंद रखते थे कि जैसे एनिमी उनसे अंदर नहीं आ सकते। वॉल भी बहुत बड़ी थी, गेट बंद, यानी सिटी के अंदर कोई घुस नहीं सकेगा। और ऐसे लगता था कि जैसे वो एक फोर्ट्रेस यानी किले के जैसे, फोर्ट के जैसे इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई उनके अंदर आके, एनिमी आके उनके ऊपर अटैक नहीं कर सके। तो ऐसे अच्छे तरह से वो सिटी बनाया हुआ था। कौन सा सिटी? सिटी ऑफ ट्रॉय। Fine. Now, thus the Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. But all the kings and heroes of Greece had declared war against Trojans, because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. अभी ट्रॉय हालांकि आपने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी था, हर तरह से स्ट्रॉन्ग वॉल्स, गेट वगैरह उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उनके सोल्जर्स भी बहुत अच्छे थे। सोल्जर्स भी अच्छे से सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट क्या था कि ग्रीस के जो किंग और हीरोज़ जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ट्रोजन के खिलाफ लड़ाई करने का सोचा। क्यों ग्रीक लोगों ने ट्रोजन के खिलाफ लड़ाई करने का सोचा? क्योंकि जो पेरिस था, ट्रॉय का प्रिंस, ट्रॉय सिटी का जो प्रिंस था पेरिस, उसने क्या किया था? हेलन को भगा के लेके आया था। एलोप यानी भगा के लेके आना, परसुएडेड यानी कन्विंस करना। ग्रीक किंग जो था मेनेलस, उसकी जो वाइफ थी, उसको, हेलन को कन्विंस करके अपने साथ भगा के लेके आया। कौन भगा के लेके आया? ट्रॉय सिटी का जो प्रिंस था, उसका नाम था पेरिस। वो ग्रीक किंग मेनेलस की वाइफ को भगा के लेके आया था। तो अभी जो थे ग्रीक लोग, वो गुस्से थे कि हमारे राजा की वाइफ यानी रानी को ये भगा के लेके गए। तो इसके लिए ग्रीक लोगों ने सोचा कि हम लड़ाई करके और ट्रॉय को जीत लेंगे, सिटी को, और हमारी क्वीन को वापस लेके आएंगे। The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard and siege continued for 10 long years. अभी ग्रीक लोग क्यों गुस्से थे? क्योंकि उनकी क्वीन को भगा के लेके गया था। मेनेलस की वाइफ को, उनका जो राजा था मेनेलस, उनकी वाइफ को लेके गया था ट्रॉय का प्रिंस, तो वो बदला लेना चाहते थे। इसके लिए वो लोग आ गए और उन्होंने सीज यानी घेरा लगाना, सराउंड दी फोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ट्रॉय का जो सिटी था, उसके चारों बाजू उन लोगों ने अपना घेरा लगा के रखा था। और जो ये तो ट्रोजन्स थे, वो भी अच्छे से फॉट कर रहे थे। और ये सीज जो था, जो घेरा किया हुआ था सराउंडिंग, वो 10 साल तक चला, 10 लॉन्ग ईयर्स तक। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड। On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. Every day, the Trojans came out of their gates, and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. Sometimes there were great battles between the two armies, sometimes there were single fights between the great heroes. Sometimes the Trojans had the better of it, and sometimes the Greeks, but still the fighting went on. अभी रोज़ लड़ाई होती थी। जब भी ट्रोजन्स बाहर आते थे तो बाहर सीज लगा हुआ था, घेरा लगा हुआ था, किसका? ग्रीक लोगों का। तो जैसे ही वो बाहर निकलते थे अपने सिटी के गेट खोल के, तो ये लोग उनके ऊपर अटैक करते थे, ग्रीस लोग। तो ऐसे लड़ाई चलती रही दोनों आर्मीज़ के बीच में। तो कभी फुल आर्मी के बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ लड़ाई, और कभी कभी क्या होता था, सिंगल पर्सन के बीच में भी लड़ाई हो जाती थी। ट्रोजन और ग्रीक के एक एक आदमी करके भी, सिंगल हीरो की भी लड़ाई हो रही थी, कभी ग्रुप में भी लड़ाई होती थी, बट लड़ाई कंटिन्यू रही। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ वॉर। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अचिल्स, whom none could resist. But Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel.
द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड। अभी दोनों साइड के हीरोज़ के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, दोनों साइड के हीरोज़ लड़ाई में मर रहे थे। ठीक, 9 ईयर्स ऐसे हो गए। फिर फाइनली जो था ब्रेव हेक्टर, उसको अचिल्स ने मार दिया। ठीक, और अचिल्स जो था वो खुद भी मारा गया बाद में। कि कैसे मारा गया, उसको पॉइज़न वाला एरो लगा। वो पॉइज़न वाला एरो उसकी हील में लगा, क्योंकि उसका मौत ऐसे ही लिखा था कि वहीं पे ही वो मारा जा सकता था और किधर नहीं। तो वो एरो उसकी हील में लगाया गया, किसके, अचिल्स के। तो पहले तो हेक्टर मर गया, फिर जो अचिल्स जिसने उसको हेक्टर को मारा वो भी खुद मर गया, उसके हील में पॉइजनड एरो, जहर वाला एरो लगा दिया गया। ठीक, स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय अ पॉइजनड एरो। वापस पेरिस भी मर गया उसके बाद। दोनों तरह के जो थे लोग, हीरोज़, वुंड हो रहे थे, घायल हो रहे थे। द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। अभी आप देखोगे दोनों साइड के, ट्रोजन के भी हीरोज़ मर रहे थे तो ग्रीक के भी। अभी ट्रोजन को बाहर खुली हवा में घूमने को नहीं मिल रहा था, और ग्रीक जो थे पैरा लगा लगा के, सीज लगा लगा के थक गए थे। उनको भी लग रहा था हम अपने देश वापस चले जाएं, बट वो भी नहीं छोड़ रहे थे, वो भी नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसे फाइटिंग चलती रही। ठीक, तो हियर वी कंप्लीट पार्ट 1. I hope you are enjoying this video. Please like it, share it with your friends, and do subscribe for more videos. Okay, and do visit my more videos on my channel Learn with BS. Okay, chalo, same lesson we have part 2. Now part 2 says, at last Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. अभी फाइनली जो है ट्रॉय को हराया, ट्रॉय सिटी को उन लोगों ने, ग्रीक लोगों ने ले लिया, बट लड़ाई करके नहीं। उन्होंने क्या किया, कनिंग यानी अनकाइंड। उनका एक ओडिशियस था, उसने एक आइडिया, कनिंग आइडिया, ट्रिक लगाई कि हम ऐसे उनको जीत पाएंगे। उसने क्या आइडिया लगाई, लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट, and let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night when the Trojans are asleep. We will attack the city and burn and kill. अभी जो उनका ओडिशस था, चालाक था, उसने एक आइडिया लगाई कि हम एक बड़ा सा वुडन हॉर्स बनाएंगे। इतना बड़ा हॉर्स कि उसमें सब हमारे ग्रीक जो लोग हैं अंदर छुप जाएंगे, बैठ जाएंगे, और लास्ट में वो जो है अंदर खुद बैठ जाएगा, दरवाज़ा बंद कर लेगा, और फिर हम लोग जो अपने टेंट है जहाँ पे रह रहे हैं उसको जला देंगे, और ऐसे दिखाएंगे कि हम अपने टेंट जला के और शिप्स लेके चले गए। बट हम लोग क्या करेंगे, 1-2 जन वो शिप में चला जाएगा तो ट्रोजन को लगेगा ये लोग चले गए, पर हम लोग रात को जब भी ट्रोजन सो जाएंगे तो हम लोग वापस वहाँ पे आ जाएंगे और उनके ऊपर अटैक कर देंगे। ये उसका आइडिया था। पहले तो हॉर्स बनाएंगे, हॉर्स में सब छुप जाएंगे, और 2-3 लोग शिप लेके चले जाएंगे, टेंट को जला देंगे। तो ट्रोजन को क्या लगेगा, ये लोग टेंट जला के और अपने देश चले गए। कि जैसे ही वो लोग सो जाएंगे तो रात को हम लोग घोड़े में से बाहर निकल के आ जाएंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे। The Greek leaders decided to follow the advice of wise Odysseus. So a great horse of wood was made by a skillful engineer. The greatest hero Menelaus, Odysseus himself and others entered it, the last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships. But they did not go very far. Only one man was left behind to persuade the Trojans to drag the horse into their city. अभी उस दिन क्या हुआ, सब घोड़े के अंदर चले गए और लास्ट में वो आर्किटेक्ट जिसने वो बनाया था घोड़ा, वो खुद अंदर चला गया, क्योंकि उसको पता था उसको कैसे खोलना बंद करना है। और उस शाम को ग्रीक लोगों ने अपने पूरे टेंट्स जला दिए और थोड़े लोग वो शिप में
चले गए, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। थोड़े लोग जो है शिप में बैठ के ऐसे दिखाया कि हम लोग जा रहे हैं और सब चले गए, पर एक आदमी था जो वहीं पे बैठ गया। क्यों बैठ गया वो एक आदमी? क्योंकि उसको ट्रोजन्स को परसुएट करना, यानी कन्विंस करना था। किस चीज़ के लिए कन्विंस करना था? कि ये जो लकड़ी का घोड़ा है इसको आप अंदर लेके जाओ, शहर के अंदर लेके जाओ। उनको कन्विंस करने के लिए एक आदमी ग्रीक लोगों का वहीं पे बैठ गया। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. When what delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the wall. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burnt, the shore was deserted, the Greek ships had all gone. Okay, जब ही नेक्स्ट डे पे ट्रोजन्स गेट खोल के बाहर आ गए, जैसे 10 सालों से वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो हमेशा के जैसे एक्सपेक्ट करके आए दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर जाके लड़ाई करेंगे। बट उनको कैसे सरप्राइज़ लगा कि पूरा खाली था, बाहर कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो सीज, नो पैर घेरा, कुछ भी नहीं था। टेंट्स भी जला दिए गए थे और पूरा जो सी शोर था डेजर्टेड, यानी खाली हो गया था, कुछ भी नहीं था, बंजर बन गया था। और शिप में सब लोग ग्रीक लोग चले गए थे। सो दे वर वेरी हैप्पी कि अभी हमको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सब ग्रीक लोग थक गए और चले गए। It's peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to be free again to go where they pleased. Then they saw on the sands the huge wooden horse. They gathered round it in astonishment. Astonishment यानी surprise, for it was indeed a wonderful piece of work. Okay. तो उनको लगा अरे वाह, आराम मिला एट लास्ट। गेट खोल के बाहर है, अभी सब लोग बाहर चले गए, ग्रीक लोग सब चले गए। तो वो सब बहुत खुश थे वो देख के। तो उन्होंने देखा कि कोई भी सीज नहीं है, अभी कोई घेरा नहीं है, बट वहाँ पे उनको एक वुडन हॉर्स दिखा। कि उसको वुडन हॉर्स को देख के वो लोग सरप्राइज हो गए। उनको लगा क्या अच्छा है, वुडन हॉर्स गेट के बाहर है, देखा ऐसे वुडन हॉर्स को बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज हो गए और उसके आजू बाजू में घूमने लगे कि ये क्या है, आखिर ऐसी कारीगरी किसकी है। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hand tied together lying under it. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left his horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them दिस फॉल्स टेल। कि अभी वो घोड़े के नीचे जो था एक आदमी को बांध के रखा हुआ था, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। तो ट्रोजन्स उसको ड्रैग करके खींच के बाहर निकाले उसको। तो वो आदमी ऐसे प्रटेंड कर रहा था, ढोंग कर रहा था कि वो डरा हुआ है। तो उन लोगों ने पूछा कि ग्रीक लोगों ने क्यों तुमको ऐसे छोड़ा है। तो वो डरा हुआ से दिखाया कि मैं डरा हुआ हूँ और पहले तो बताना ही नहीं चाह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ट्रोजन्स ने उसको बोला हम तुमको मार देंगे, बताओ क्या है। तो उसने फॉल्स टेल यानी नकली स्टोरी, गलत स्टोरी, झूठी स्टोरी बताना चालू किया। The Greeks are tired of long war and have sailed away in their ships, he said, but they are afraid of the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of sea. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escaped and hid from them. अभी उसने अपनी नकली स्टोरी बताना चालू की। वो आदमी जिसको बांध के रखा था ग्रीक लोगों ने, उसने बोला कि ग्रीक लोग बहुत थक गए थे लड़ाई करते करते, इसके लिए वो शिप लेके चले गए और थोड़ा उनको डर था लॉन्ग वॉयज के लिए, सी जर्नी को बोलते हैं वॉयज, डरे हुए थे और इसके लिए उन लोगों ने सी गॉड को ये हॉर्स ऑफर किया है, अर्पित किया है सी गॉड को। और मुझे भी वो ऑफर करना चाहते, मेरी भी बलि चढ़ाना चाहते थे, पर मैं बच के इधर छुप के बैठ गया घोड़े के नीचे। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेड सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड, and the cunning Greek made his reply, if they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone
to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. अभी ट्रोजन्स ने उसको सवाल किया, तुम जो बोल रहे हो ग्रीक्स ने ये घोड़ा बनाया, तो इतना बड़ा घोड़ा बनाया क्यों, छोटा क्यों नहीं बनाया, तो जो उसको लेके भी नहीं जा सकते। तो उसने बोला कि घोड़ा इसलिए बड़ा बनाया कि अगर छोटा बनाएंगे तो तुम्हारे गेट में से अंदर चला जाएगा, जो ट्रॉय सिटी का जो गेट है उसमें से अंदर चला जाएगा और लक तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। बट घोड़ा इतना बड़ा होगा तो तुम अंदर नहीं ले जा पाओगे, तो लक जो है हमेशा ग्रीक के साइड होगी। इसके लिए उन लोगों ने इतना बड़ा घोड़ा बनाया। देखो अभी वो आदमी ने, ग्रीक आदमी ने ऐसे नकली स्टोरी बताई उनकी। The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the walls. But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. अभी ट्रोजन तो खुश हो गए, अरे इतना बड़ा घोड़ा हमको मिल गया, ग्रीक्स अभी चले गए। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये घोड़े को हम अपने सिटी के अंदर लेके जाएंगे, बट क्योंकि ये अंदर नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, वॉल्स को तोड़ देते हैं, ये गेट को तोड़ देते हैं, वॉल्स को तोड़ देते हैं, उधर होल बना देते हैं और इसको घोड़े को ड्रैग करके खींच के अंदर लेके जाएंगे, बिकॉज दिस हॉर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उनका जो एक प्रीस्ट था उसने उनको बोला, ही वॉज वाइज, यानी चालाक था, अच्छे दिमाग वाला था प्रीस्ट। उसने उनको बोला कि इसमें कुछ ट्रिक हो सकती है और ये डिसास्टर ला सकता है, यानी हमारी बर्बादी ला सकता है, ये घोड़े को अंदर मत लेके जाओ, अपनी वॉल्स मत दौड़ो। बट ऑल ट्रोजन्स आर एक्साइटेड, उनको लग रहा था नहीं इसको प्रीस्ट की, इसकी महाराज की, इसकी ब्राह्मण की बातें मत सुनो, इतना ब्यूटीफुल घोड़ा है, हम अंदर लेके जाएंगे। और उन्होंने फाइनली वॉल को तोड़ दिया और हॉर्स को अंदर ड्रैग करके लेके गए। ऑल दैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड मतलब एन्जॉय करना, खा पी के एन्जॉय करना, एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड। वो पूरी रात ट्रोजन्स ने खाना पीना बना के और एन्जॉय किया, पार्टी किया। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली, बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। अभी उन लोगों ने बहुत रिजॉइसिंग यानी एन्जॉय किया, सारी रात खा पी के एन्जॉय किया और एकदम साउंड स्लीप में सो गए, गहरी नींद में सो गए। बट उनको पता नहीं था कि वही रात उनके लिए बहुत भयानक हो सकती है। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार, ग्रीक जो शिप थी वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी। एज सुन एज दे वर हिडन बाय एन आइलैंड दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स एंड ड्रॉप्ड एंकर and waited for the night. In the darkness the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. The Greek who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. The side of the horse opened, and the Greeks climbed out and opened the gates. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately the Greeks set fire to the houses and towers and palaces and began to burn and kill. अभी ग्रीक शिप जो है वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी, और जैसे ही कोई उनको आइलैंड मिला उधर शिप उन्होंने छुपा के उसकी आड़ में रख दी। फिर जैसे ही ये लोग ट्रोजन्स सो गए तो उनको ग्रीक लोग जो हैं, जो देख रहे थे इसको फ्लीट को, उनको सिग्नल दिया और घोड़ा जो था, घोड़े की अंदर में से सब लोग बाहर निकल के आ गए, क्योंकि अभी वो गेट के अंदर थे। तो वो हॉर्स में से घोड़ा अंदर चला गया था, तो घोड़े में से सब लोग बाहर निकल के आ गए और अंदर आके पूरी हर जगह उन लोगों ने आग लगा दिया, पूरा ट्रॉय सिटी को। ट्रॉय वॉज फिल्ड विथ साइट ऑफ लीपिंग फ्लेम्स and the sound of shouting and noise of weapons and the cries of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. Armor यानी हथियार, weapon also means हथियार।
अभी ट्रॉय सिटी जो था ये, उसमें सब लोग घोड़े में से बाहर निकल के अंदर घुस गए और सब जगह शाउटिंग थी, चिल्लाना, आवाज़, हथियार का आवाज़, लेडीज़ के वीपिंग यानी क्राइंग की आवाज़, और जो ट्रोजन सो रहे थे वो स्प्रैंग यानी जंप मार के बेड पे से उठ के आ गए और सरप्राइज हो गए कि हमारे एनिमी अंदर कैसे घुस गए। और बिफोर दे कुड रियलाइज तब तक ट्रोजन को मार भी दिया ग्रीक्स ने, और ट्रोजन लोग अपना हथियार उठा पाए उनके पहले ही उनको ग्रीक लोगों ने मार दिया। A bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. The Trojans brought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wife and his old mother and sister were carried off as the slaves by the conquerors. अभी पूरा जो पैलेस था पूरा आग लग गई उधर, ये पैलेस में, हाउसेस में जो भी था उधर पूरी आग लगा दिया ग्रीक लोगों ने। टेम्पल, टावर्स में सब जगह फ्लेम्स ही फ्लेम दिखे। और जो था सब ट्रोजन जो थे उन्होंने लड़ाई किया, पड़ा भी कोई फ़ायदा ही नहीं था। और जो ओल्ड किंग प्राइम था उनका, वो भी क्या था, वो भी मारा गया, उसके बेटे भी, किंग प्राइम और उसके बेटे वो भी सब मर गए। हेक्टर्स वाइफ एंड ओल्ड मदर सिस्टर वर कैरिड ऑफ, उनको बंदी बना दिया गया, स्लेव्स यानी बंदी बनाया गया। किसको? हेक्टर की वाइफ, उसकी मदर, उसकी सिस्टर को भी। तो पूरी तरह से दुश्मन अंदर आ चुके थे, इनको मार दिया, उनके लेडीज़ को भी किडनैप कर दिया। देयर फेट वॉज इन कंट्रास्ट टू हेलेंस when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. She hung her head in shame and sorrow as she faced her farmer husband. Her voice was choked with emotions, choked यानी blocked, and she could not speak. But Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. अभी फेट यानी किस्मत, उसकी जो किस्मत थी कंट्रास्ट में थी हेलन जो थी किंग मेनेलस की वाइफ, रश थ्रू द सिटी, भाग रही थी सिटी में, लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन अ पैलेस। अभी उसने इसको देख लिया, किसको? हेलन जो उसकी वाइफ थी मेनेलस को, बट वो शर्म के मारे अपना मुंह सर जो झुका के खड़ी थी। उसके जो फार्मर हस्बैंड यानी पहले के हस्बैंड थे, और उसकी आवाज़ भी चौक यानी ब्लॉक हो गई इमोशंस की वजह। उसको अच्छा नहीं अजीब सा लग रहा था कि वो पहले वाले हस्बैंड को फेस कर रही थी सामने से, एंड बट शी कुड नॉट स्पीक। पर जो उसके हस्बैंड थे किंग मेनेलस थे, उसको फॉरगिव यानी माफ़ कर दिया और बोला तुम हमारे साथ वापस चल सकती हो। अपनी वाइफ हेलन को बोला तुम हमारे साथ वापस चल सकती हो, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि एफ्रोडाइटी है जो तुम्हारे मन में ऐसे हमारे खिलाफ बुरी फीलिंग ला के, बैड फीलिंग ला के और तुमको भगा के लेके गया। तो तुम घर चल के अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रह सकती हो। When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. जब भी सुबह हुई तो पूरा जो सिटी ऑफ ट्रॉय था बंजर बन चुका था, डैमेज हो चुका था। जो 10 साल से प्रोटेक्ट हो रहा था, अभी उसकी न वॉल्स थी न डोर थे, पूरे फ्यूम्स में, आग में पूरा जो था सिटी ऑफ ट्रॉय ख़त्म हो चुका था। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट फॉल ऑफ ट्रॉय। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you and do share it with your friends. Subscribe for more videos.